हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो बीए हिंदी है, बीए की जो डिसिप्लिन हिंदी है, इसके हम सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 4 का पहला चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, ये मध्यकालीन जो और आधुनिक कालीन जो हिंदी है उसके बारे में है। और आप चाहे एसएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप एनसी वेब के हो, चाहे आप रेगुलर के हो, हर जगह आपको सिलेबस में डिसिप्लिन हिंदी में ये देखने को मिलेगी। अब देखिए, मैं आपको सिलेबस बता दूं कि 4 यूनिट आपकी टोटल है, जिसमें से 3 यूनिट के सारे जो भी आपके चैप्टर थे वो सारे मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 का पहला चैप्टर, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरा जो यूज़र आईडी है वो है एकलव्य स्टडी पॉइंट। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। ये क्या है, हिंदी साहित्य में बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद के समय के ये कवि हैं। तो चलिए समझते हैं इनको। हरिवंश राय बच्चन के कवि परिचय को समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो बच्चन जी थे, इनका जो जन्म है वो प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, यानी कि इलाहाबाद बोला जाता था उस समय में। और 1907 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था प्रताप प्रताप नारायण। ये क्या कहाँ काम करते थे उस समय, जो एक अंग्रेजी दैनिक न्यूज़पेपर वगैरह था पाइनियर, उसमें ये काम करते थे। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो म्युनिसिपल स्कूल से हुई है। ठीक है, इलाहाबाद के जो म्युनिसिपल स्कूल था उससे इन्होंने पढ़ाई करी है। 1925 में इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद 1926 में इन्होंने 12th अपनी इंटरमीडिएट कर ली। और 1929 की बात करें तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना बीए किया था। क्या हुआ कि 1930 में ये एमए में प्रथम वर्ष में थे, यानी फर्स्ट ईयर में थे, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याएं हो गई, जिसके कारण इन्होंने पढ़ाई जो थी बीच में छोड़ दी थी। 1934 में ये इलाहाबाद के अग्रवाल विद्यालय में इन्होंने क्या करा, टीचिंग करा, अध्यापन का कार्य किया। तो ये तो इनका हमने कवि परिचय पढ़ लिया। बेसिक से इतनी ही बातें जाननी है। ठीक है, कवि परिचय से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। जो बीत गई सो बात गई, इसका मतलब क्या है, इस लाइन में ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसमें इन्होंने ये बताया, देखिए हरिवंश राय जी के बच्चन जी जो थे, इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे ये काफ़ी दुखी हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, काफ़ी टेंशन में हो गए थे। लेकिन बाद में इन्होंने अपने जीवन से ये सीखा कि जो बात हो चुकी है उसको लेकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए ये चैप्टर का नाम है जो बीत गई सो बात गई। तो देखिए 1957 में बच्चन जी जो थे, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना जो शोध था, रिसर्च जो थी, वो उसका कार्य को पूरा करके अपने देश लौटे। 1 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे टीचिंग की, अध्यापन किया, पढ़ाया। कुछ समय तक आकाशवाणी जो है उसमें प्रयाग में, यहाँ पे ये इन्होंने काम किया। इसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में इनको अधिकारी का पद दिया गया, तो वहाँ पे भी इन्होंने कार्य किया। फिर 1966 में बच्चन जी को तत्कालीन राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत इनको कर लिया गया। इसी वर्ष इनको 64 रूसी कविताएं पर सोवियत भूमि का नेहरू पुरस्कार भी मिला। और 1969 की बात करें तो दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। तो ये कुछ इनकी उपलब्धियां हैं जो आपको बताई जा रही है यहाँ पे, तो ये आपको ये भी याद रखनी है। होता क्या है कि 1969 में इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि दी गई, जो कि एक मतलब साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपाधि होती है। इसके बाद 1970 में क्या हुआ कि एफ्रो एशियन राइटर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस अवसर पे इनको लोटस पुरस्कार मिला। फिर 1976 में इनको पद्म भूषण मिला, जो कि भारत का एक बड़ा पुरस्कार है। फिर 1992 में इनको सरस्वती पुरस्कार मिला। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी महान पर्सनैलिटी थे और इनको कितने सारे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाओं की। तो जो सबसे इनकी प्रसिद्ध रचना है वो है मधुशाला। ठीक है, फिर मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांक संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, हेलमेट, जनगीता, बंगाल की काल, सूत की माला। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसमें से जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें आपको मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण ये मिलते हैं।
तो ये रचनाएं इनकी आप याद रखें। इसके बाद बात करते हैं इनके काव्यगत विशेषताओं की। देखो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ा है यहाँ से क्वेश्चन आपके कोई खास आते नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए हरिवंश राय बच्चन जी की काव्यगत विशेषताएं क्या थी, मतलब ये जो लिखते थे उसकी क्या विशेषता थी। तो देखिए अब आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल दिमाग में ये चीजें याद रखनी है, बिठा लेनी है। बच्चन जी जो थे ये हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी काव्यधारा उनकी जीवन धारा के स्थिति प्रभावित होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाऊं और आसान शब्दों में कि ये जो हरिवंश राय बच्चन जी थे इनके जीवन में जो घटनाएं बीती हैं उसमें इन्होंने काफी मतलब टेंशन झेली, काफी चिंता इनको रही, और उसी के बाद इन्होंने जो लिखा, इन्होंने जीवन के जो दुखों से बाहर निकलने का जो तरीका था वो बताया, और इन्होंने वो चीजें बताई। देखो हम सभी के जीवन में दुख होते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, दुख नहीं होंगे, सभी के साथ होती है। लेकिन क्या होते हैं, हम जानकर भी उस चीज से निकलने की कोशिश नहीं करते। हम जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं मानने से इनकार कर देते हैं। तो वही चीजें इन्होंने क्या करा, इनके काव्य में हमको देखने को मिलती है। जीवन के सत्य से इन्होंने हमको रूबरू करवाया है। इनका जीवन जो था वो काव्य, इनका जीवन और काव्य एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। जीवन के बदलते रूप के साथ उनके काव्य का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया, क्योंकि आप जब देखोगे इनकी रचनाओं को तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश एक अलग मुद्दे पे है, और ये निशा निमंत्रण, एकाग्र संगीत, अकुल आतुर, ये क्या है, ये अलग मुद्दे पे है, मतलब कहीं दुखों पे है, कहीं दुखों से बाहर निकलने पे है। ऐसे ऐसे इन्होंने जो रचनाएं हैं वो की है। जीवन की भोगी झोली अनुभूतियां ही उनके काव्य का विषय रही है। इन्होंने जीवन में जो भी अनुभव किया, जो भी इन्होंने भोगा, जो भी इनको मिला, उसी पे इन्होंने अपना काव्य का विषय बनाकर उस पे काव्य रचना करी है, ठीक है। इसीलिए इनकी रचनाओं में हमें प्रेम भी देखने को मिलता है, दुख भी देखने को मिलता है, ठीक है, खुशी भी देखने को मिलती है, और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चन जी का प्रथम काव्य संग्रह जो था वो था तेरा हार, जो कि 1932 में 1932 में पब्लिश हुआ था। विभिन्न पत्रिकाओं में तेरा हार की प्रशंसात्मक आलोचना की गई, उस पर मतलब कमेंट्स की गई, ठीक है, उस पर टिप्पणी की गई, उसकी आलोचना की गई, उसकी तारीफ भी की गई तेरा हार की काफी। तो जब उसकी तारीफ बहुत ज्यादा हुई तो इससे क्या हुआ, ये काफी ज्यादा प्रोत्साहित हुए, मोटिवेट हुए। फिर उन्होंने आगे और भी कई सारी कविताएं लिखी। इन रचनाओं पे देखेंगे ध्यान से तो हमें कहीं ना कहीं छायावाद, उस समय के ये छायावादी कवि के समय के हैं ये, तो कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में हमें छायावाद का प्रभाव भी दिखा, ठीक है। लेकिन ये छायावादी जो कवि थे उनके समान नहीं थे, उनसे काफी अलग थे ये, क्योंकि जीवन के जो कटु सत्य होते हैं, जो जो भी इन्होंने झेला है, जो संघर्ष होते हैं, उन्हें केवल इन्होंने कल्पना मात्र नहीं बनाया, बल्कि उसको सामने रखा लोगों के, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चन जी थे धरती से इनका संपर्क बराबर बना हुआ था, यानी मिट्टी के व्यक्ति थे, मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सामाजिक वैषम्य और राजनीतिक हलचलों से प्रभावित उद्गार भी यहाँ व्यक्त हुए, ठीक है। सामाजिक जो वैषम्य चल रहा था, राजनीतिक हलचल, राजनीतिक समस्याएं, विद्रोह चल रहा था, उससे रिलेटेड भी चीजें इनके रचनाओं में देखने को मिली है। फिर क्या है कि प्रेमानुभूति, प्रेम से संबंधित कविताएं भी यहाँ पे देखने को मिलती है। काव्य कला की दृष्टि से ये बहुत ही साधारण कविताएं है इनकी। और बच्चन जी का मधु काव्य जो है, जिसमें मधुशाला, मधुबाला, इस तरीके की जो काव्य है, ये सामाजिक दमन और मन की घुटन, जो मन में घुटन होती है उसका विद्रोह की पुकार के रूप में है, ठीक है। आपको अगर आप कभी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, आपको ऐसे दो लाइनों में नहीं पता लगेगा, कभी आप मधुशाला पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इनकी जो वाणी थी वो क्रांति तथा विद्रोह की वाणी थी, ठीक है, क्रांति और विद्रोह। उनका ये विद्रोह सामाजिक क्षेत्र में नहीं बल्कि परिवार और साहित्य के क्षेत्र में भी हुआ है। केवल आप ये मत सोचना कि सामाजिक क्षेत्र में विद्रोह देखने को मिलता है, बल्कि परिवार में, साहित्य के क्षेत्र में, हर जगह विद्रोह की क्रांति आपको देखने को मिलेगी। संपूर्ण मधु काव्य दर्द को भुलाने का प्रयास है, परंतु उन्होंने अपने दर्द का गायन जो है वो मस्ती के साथ किया, क्योंकि बहुत ही तकलीफ इन्होंने झेली है। इनकी जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई थी, और पत्नी की मृत्यु के बाद काफी ज्यादा ये डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद भी इनकी जो रचनाएं हैं वो काफी मतलब सराहनीय है। अब बात करते हैं जो बीत गई सो बात गई का प्रतिपाद्य। क्या होता है बच्चों कि आपके जो पेपर होते हैं उसमें कविताओं का प्रतिपाद्य आता है, यानी प्रतिपाद का मतलब होता है उस कविता में किस चीज के बारे में बताया गया, या फिर उस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है, कौन से मुख्य बिंदु है, किस चीज, क्या थीम है उसकी, कहाँ किस टॉपिक को लेकर वो घूम रही है कविता, ये इसी को हम प्रतिपाद्य कहते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, इसका प्रतिपाद्य क्या है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जो है बीत गई सो बात गई, वो जीवन के कठोर सत्य पे आधारित है। ऐसा कठोर सत्य जो हम सभी जानते हैं,
लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको महसूस नहीं करते। ठीक है, तो इस संसार में सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। और मृत्यु जो है आपको पता है हर किसी की मृत्यु होनी है, एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी, आपकी भी मृत्यु होगी, सबको मरना ही है एक दिन। तो ये कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अजर अमर अगर कुछ रहेगा तो वो हमारे कर्म रहेंगे। ठीक है, यानी शरीर जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो ही हमेशा अमर रहेंगे। बच्चन जी की इस कविता का मूल भाव ये है कि सत्य को स्वीकारते हुए हमें लगातार अपने कर्म को करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें कर्म को करना है, सत्य को स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है। और इस कविता को आध्यात्मिक कविता भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करते हैं वो भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। जैसे कि समझाता हूं मैं आपको, ब्रह्मा जो है वो कौन है, सृजन करता है, वो उन्होंने क्या करा है, क्रिएट किया है। विष्णु जो है वो पालन करता है, और महेश जो है वो विनाश करता है। और यही सत्य है, और ये सांसारिक जीवन का सत्य है। इस कविता का जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो है मोह, जो हमें मोह हो जाता है, लगाव, चाहत। दुख का मूल कारण ये बताते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की जो हमारे दुख का मेन कारण है ना वो मोह है, जो कि आपको गीता वगैरह में आप पढ़ोगे तो भी आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा कि हमें किसी चीज से मोह हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए जो वैरागी होते हैं, जो संन्यास ले लेते हैं, वो परिवार का, दुनिया का, धन का, हर चीज का मोह छोड़ देते हैं, तभी वो खुश रहते हैं। चाहे वो कितनी भी बेकार व्यवस्था में हो, लेकिन वो खुश रहते हैं क्योंकि उनको मोह नहीं होता। ठीक है, ये संसार, ये बोलते हैं कि ये संसार जो है वो नश्वर है, और इसके नष्ट होने पर निरंतर शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि ये तो होना ही है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है कि जो बीत गया उसे जाने दो, आगे बढ़ो। ठीक है, इस कविता का ये संदेश भी है कि जीवन में अपेक्षा मत रखो किसी से भी, मतलब ये कहते हैं कि लाइफ में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप प्रेम दो, ठीक है, सम्मान दो, प्रेम दो, सभी को रिस्पेक्ट दो। बदले में अगर वो आपको ना मिले, ठीक है, कहने का मतलब है कि आप सभी को प्रेम दो, सभी के साथ सम्मान से पेश आओ। बेशक से वो आपको प्रेम ना दे, आपको सम्मान ना दे, तो इसकी चिंता मत करो। ठीक है, अपने कर्म पर केंद्रित रहो, फल की चिंता ना करो। यानी कि जो गीता में बताया गया है कि मनुष्य कर्म करे जा, फल की चिंता ना कर। ठीक है, वही बात यहाँ पे है कि कर्म पे केंद्रित रहो आप, फल की चिंता कभी ना करो। ये इनकी जो कविता है, जो बीत गई सो बात गई, इसका प्रतिपाद्य है, यानी इससे हमें ये सीखने को मिलता है। ये आगे कहते हैं कि दो ही सत्य हैं इस संसार का, जन्म और मृत्यु। यानी जन्म और मृत्यु यही दो सत्य हैं, और दोनों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, फिर कहते हैं कि फिर चिंता क्यों, निराशा क्यों, जब जन्म और मृत्यु दो ही सत्य हैं और इस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो क्यों चिंता करते हो, क्यों निराश हो। जो परम सत्य है वह है कर्म, यानी हमारा परम सत्य कर्म है, और हमें कर्म पे हमारा पूरा नियंत्रण है। हम चाहें तो अच्छे कर्म कर सकते हैं, हम चाहे तो बुरे कर्म कर सकते हैं, जैसा हम चाहे वैसा कर सकते हैं। कर्म पे हमारा नियंत्रण है, तो जिस पे हमारा नियंत्रण है उस पे ध्यान देने की ये बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हमें केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन पथ पर चलते रहना चाहिए। इस कविता का मुख्य संदेश भी यही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कविता था, इसकी कविता का प्रतिपाद्य हमें पता लग गया, इनकी जो बच्चन जी हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हमें पता लग गई, और इनका हमने कवि परिचय भी पढ़ लिया। अब है व्याख्या, लास्ट पार्ट है, व्याख्या समझते हैं और आगे चलते हैं। तो देखिए, पहला है कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। इतना ही है, आगे देखते हैं। ये क्या है, ये हरिवंश राय बच्चन जो है इनके द्वारा रचित है। ये कौन से कवि हैं, ये छायावाद के समय के कवि है। और ये जो हरिवंश राय बच्चन जो है इनकी बहुत ही फेमस कविता है ये, और ये एक ऐसे सत्य पे आधारित है जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करते और हम हमेशा निराशा में डूबे रहते हैं। बच्चन जी इस कविता के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, निराशा और शोक से बाहर निकालने के जो तरीके हैं वो हमको बता रहे हैं। ठीक है, कविता के हर भाग में जिंदगी के कड़वे सच का हमें सामना कराया गया है, जिससे कि हम प्रेरित रहें और अपने जीवन में ये जो दुख है इसको हम छोड़कर आगे बढ़े, मोटिवेट रहें। ऐसा इनका ये जो कविता है इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया। अब जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, इतना ही आपके उसमें दिया हुआ है किताब में। तो इसको आगे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। देखो, इस भाग में क्या है, बच्चन जी ये कहना चाहते हैं कि हम सबके जीवन में हमारे प्रियजन जो हमें बहुत प्यारे हैं वो होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, उनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मृत्यु जो है वो अटल सत्य है, जो कि मृत्यु जो है वो आनी ही है, और हमारा इस पे कोई वश नहीं है, कोई इस पे नियंत्रण नहीं है। इसलिए जो चला गया उसका हमें कभी भी शोक नहीं मनाना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि वो वापस नहीं आएगा, इसलिए जीवन में आगे बढ़ना ही उचित है। वे निराशा और शोक से बाहर निकलने के लिए आकाश का उदाहरण देते हैं। आकाश में कितने ही तारे टूटते हैं, पर आकाश उन पर कभी भी शोक नहीं मनाता, बल्कि जो तारे होते हैं उनके साथ ही प्रसन्न रहते हुए काम करता रहता है। कविता के इस भाग में बच्चन जी कहते हैं कि वर्तमान में जीने की सीख देते हैं, कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जो भूत यानी जो बीत चुका है और जो भविष्य जो आएगा, हमारा उन पे नियंत्रण नहीं है। ना तो हम अपने जो बीता है उस पर नियंत्रण है, ना आने वाले समय पे नियंत्रण है। तो ऐसे में जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए हमें क्या है, वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान को हम चाहें तो बदल सकते हैं। ठीक है। और ये कहते हैं कि हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए, शोक और निराशा में डूबकर अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। और हिंदी में भूत और भविष्य दोनों को कल कहा जाता है। आपको पता है कि जैसे भविष्य है तो हम कहेंगे कि कल मैं आऊंगा, या फिर कल मैं गया था, दोनों के लिए हम कल का शब्द इस्तेमाल करते हैं। सोचिए तो लगेगा कि ये दोनों वो यथार्थ है। ठीक है, ये दोनों वो यथार्थ है जो जीवन के जिस पल पर हमारा कोई मतलब जिस पे हमारा कोई वश नहीं है। इसीलिए भूत और भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करने को नहीं कहते, वर्तमान में जीने की बात ये करते हैं। दूसरा है कि जीवन में वह था एक कुसुम, उस पर नित्य निछावर तुम। तो ये किसकी रचना है? छायावादी कवि हरिवंश राय जी की रचना है। कौन सी रचना है? जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, बस इतना। आगे चलते हैं, व्याख्या समझते हैं। इस भाग में बच्चन जी ये समझाना चाहते हैं कि जीवन में मृत्यु को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहकर या अनचाहे इस सत्य को स्वीकारना ही समझदारी है। और जो सत्य बदला ना जा सके उस पर शोक मनाना या शोर करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मृत्यु जो है वो सबको आनी है एक दिन। तो इस बात को बच्चन जी फूलों के बगीचों का उदाहरण देके समझाते हैं। हम समझिए कैसे कहते हैं। ये कहते हैं जहां रोज नए फूल खिलते हैं, पुराने सूख जाते हैं, नए पत्ते निकलते हैं तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। वह बगीचा क्या शोक मनाता है कभी कि मेरे जो फूल है वो झड़ गए, मेरे पत्ते जो है वो झड़ गए? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि नए जो फूल है वो आने हैं, नए पत्ते जो है वो आने हैं। यानी कि ये कहते हैं कि इस परिवर्तन के सत्य को वो स्वीकार करते हैं। उन्हें पता है कि ये परिवर्तन है और ये तो होना ही है। ऐसे ही हमें मृत्यु को भी स्वीकार करना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। अगला है व्याख्या नंबर 3। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला। किसकी रचना है? हरिवंश राय जी की रचना है। क्या नाम है इसका? जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, इसमें ये जीवन जीने के गुण सिखा रहे हैं। अब बात करते हैं व्याख्या की। इसमें ये कहते हैं कि एक बार एक स्त्री, एग्जाम्पल दे रही है गौतम बुद्ध का, कि एक बार एक स्त्री गौतम बुद्ध के पास रोती हुई आई और कहती है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। उसका जो पुत्र होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो वो अपने मरे हुए पुत्र के लिए वहां पे जाती है, कहती है आप मेरे पुत्र को जीवित कर दें। मेरा एक ही पुत्र था और ये मर गया है, मेरे जीवन का एकमात्र सहारा था, तो मैं अपने पुत्र के बिना नहीं जी सकती हूँ। वो बहुत रोती है। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि एक माँ को कैसे कह दूं कि मृत्यु जो है वो अटूट है, सामना करो और स्वीकार करो। तो बुद्ध क्या कहते हैं, देखिए ये समझिए। बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम मेरा एक काम करो, तुम जाओ और उस घर से सरसों का दाना लेकर आओ जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो स्त्री कहती है बस इतना सा काम, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो जाती है हर घर में, जहां पे भी जाती है, हर घर में, दुनिया में ऐसा कोई घर होगा जहां पे जिसके परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हो? ऐसा होता ही नहीं है। तो उसे कहीं पे भी कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इससे वो समझ जाती है कि मृत्यु जो है वो अटल सत्य है और ये एक दिन सभी को आनी ही है। ठीक है, ये इनका समझाने का तरीका था। फिर बुद्ध उस माँ को कहते हैं कि संसार जो है वो नश्वर है, तुम इस मृत्यु को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, बच्चन जी जो है वो उदाहरण देते हैं कि शराब खाने में कितनी बार प्याले गिरते हैं, टूटते हैं, शराब छलकती है, मिट्टी में मिल जाती है, फिर भी मदिरालय जो है वो बंद नहीं होते, वो वैसे के वैसे चलते हैं। तो कवि कहते हैं कि समय छूट जाए, जो बीत जाए उसका मातम हमें नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, कभी भी, और हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ये हमें सिखाते हैं। इसके बाद है व्याख्या नंबर 4। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं। व्याख्या समझते हैं इसकी। ये कविता का चौथा अंश है। इसमें बच्चन जी क्या कहते हैं कि फूल कलियों की तरह मानव भी मिट्टी के ही बने हुए हैं। जैसे फूल और कलियां, इसी तरीके से मानव भी मिट्टी के बने हैं। उनका फूटना तय है। जन्म और मृत्यु का नियम जो है वो शाश्वत है, बना हुआ है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। परिवर्तन जो है वो इस संसार का नियम है और ये संसार इन्हीं नियमों और परिवर्तनों से चलता है। अतः मृत्यु जैसे सच को स्वीकार कर लेना, मृत्यु पर कितना भी शोक मना ले, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। प्रकृति भी यही हमें संदेश देती है कि हमें निरंतर चलना है। ठीक है,
रुक जाना मृत्यु है, जो समय के साथ चलता है समय भी उसके साथ चलता है। वर्तमान जो है वो सत्य है, क्योंकि भूत और भविष्य को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान को हम बदल सकते हैं, इसलिए वर्तमान को ही सत्य बताते हैं। फिर कहते हैं कि भाई मृत्यु के बाद जो दुखी होते हैं, दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कि निराशा जो है हमें उसे तोड़ना है, हमें शोक में नहीं जाना, हमें विलाप में नहीं जाना, बल्कि हमको जीवन में आगे बढ़ना है और कर्म करते रहना है। ये बच्चन जी समझाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष की। मैंने आपको इस लास्ट वाले में विशेष बताया, सब में आपको एक ही चीज लिखनी है। विशेष में सब में आपको ये कुछ पॉइंट है कॉमन जो चलेंगे, जैसे कि भाषा जो है वो सरल है, सहज सरल स्वाभाविक है। कविता का मुख्य भाव किसी प्रियजन की मृत्यु और विछोह के बाद स्वयं को कैसे संभाला जाए, इस पे ये आपको पूरी कविता में यही मिलेगा। मृत्यु जो है वो अटल सत्य है, इसको स्वीकारना बुद्धिमत्ता है। इसमें आप ये लिख सकते हो कि भूत और भविष्य की सच्चाई बताई गई है, वर्तमान में को कैसे संवारा जा सकता है ये बताया गया है, संसार नश्वर है। ठीक है, वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए, दुखों से बाहर निकलना चाहिए, कर्म पे विश्वास करना चाहिए। ऐसे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 1 से 2 बार वीडियो देखो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप उसे जाइए, उसे ज्वाइन करिए, वहां पे आपको वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।